तब ना अच्छा रहेगा। हाँ सब लोग कर लीजिए। रुकिए आप अपने कॉलेज कर लीजिएगा, रुकिएगा। हाँ ठीक है, रुकिए एक मिनट हो जाता है। बारी बारी सब लोग मिल जाता ना, उससे बात करते ना तो बारी बारी से बनता है। हाँ तो ऐसे तो दिक्कत। हमारे दीघा प्रत्याशी विजय शेखर मिश्रा जी से आग्रह है कि वो श्री सुरेश दत्त मिश्रा जी का स्वागत करें। दानापुर प्रत्याशी, दानापुर क्षमा करें, दानापुर प्रत्याशी। वो काम पुरुषोत्तम जी कहकर ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आपको लगता है कि सब विकास है को विधायक बनाना है। ग्रामीण ब्यूरो राजीव जी, डॉक्टर श्री चंडीदत्त प्रभाकर जी का स्वागत करें। हमारे विधि प्रकोष्ठ के श्री शिवानंद गिरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार का स्वागत करें। गुप्ता जी अभी दे दीजिए। नीचे से दे दीजिए, खुला हुआ पकड़िए, चलिए आइए। से सम्मानित व्यक्ति थे। उनका प्रमुख योगदान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो है ही, जो भिक्षाटन करके वो बनाए और हिंदू समाज के सभी जाति के लोग उसमें पढ़ते हैं। और उनके जैसा विश्वविद्यालय शायद हिंदुस्तान में अभी वर्तमान में कोई नहीं है। एक था जमाना जब नालंदा विश्वविद्यालय थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी की चर्चा होनी चाहिए और हम लोग बहुत कम जानते हैं। हम लोग को शायद कम पढ़े भी है, उसमें कम बताया भी गया। बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि उनके माता पिता क्या नाम है, तो गूगल वगैरह में लोग देखे जाने। लेकिन जो भिक्षाटन करके जो वकालत वो करते थे, वकालत से बहुत आमदनी कम हुआ करती थी, लेकिन उनको ज्यादातर वकालत से ज्यादा समाज सेवा में मन लगता था। और वो चाहते थे कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो जाति का बंधन है या बाल विवाह है, विधवा विवाह है, अस्पृश्यता है, छूत है, भेदभाव है, सबको दूर किया जाए। इसके लिए बराबर वो आवाज उठाते थे। इसके लिए वो पत्रकारिता वो करते थे, एक अच्छे पत्रकार थे। और इसी वजह से उनका मकरंद जो उनकी जो पुस्तक थी काफी प्रसिद्ध थी। अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करता हूँ। वही भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं और उनको 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी था और माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वो जुड़े थे, वहीं उनका जन्म हुआ था 1924 में, 25 दिसंबर 1924 में। ये इनको खासकर जनसंघ के संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध मेरी 51 कविताएं ये काफी प्रसिद्ध थी, जिसमें भी आर डी मिश्रा जी ने कविता का मुहरा भी उन्होंने गाकर सुनाया भी। इनसे हमें सीखने का एक दो बहुत अच्छी चीजें हैं जो सीखने को मिली हैं जीवन दर्शन में, कि बहुत
समाज में आप कितने भी बड़े पद पर चले जाएं तो बहुत सिंपल रहें, विनम्र रहें, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने भी हिंदी को प्रमुखता से अपना स्थान अपने जीवन में दिया है। जैसे आपने यूएनओ में सुना भी होगा कि पहले व्यक्ति थे भारत के जो इन्होंने हिंदी भाषा में अपना स्पीच दिया था, भाषण दिया था। तो बहुत सारी बातें हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि काफी पॉपुलर होता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने चेताया भी था, समझाया था कि आप राजधर्म का पालन करें, जब वहां दंगा चल रहा था उनके शासन में। तो इनके साथ ये एक बहुत अच्छे कुशल वक्ता तो थे ही और अच्छे राजनेता भी थे। विपक्षी भी पार्टियां भी, उनके लोग भी जो थे अपोजिशन वाले, इनका विरोध ज्यादा नहीं करते थे। और ये ऐसे वक्ता और ऐसे राजनेता और ऐसे शख्सियत हैं कि इनके जैसा हम सभी को बनना चाहिए निसंदेह। इनके जैसा एक राजनेता होना बहुत गर्व की बात है। बहुत सारे राजनेता हैं जिन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विपक्ष के लोग भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे और भारत रत्न तो इन्हें मिला ही था। और एक समय यही घोषणा किए थे कि भाई ये काली जो बादल हैं वो छटेंगे, कमल के फूल फिर खिलेंगे। निसंदेह उनकी भविष्यवाणी जो है सच साबित हुई और आज कमल का फूल खिला है। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन रही है देश में। इसके अलावे हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग को इनका जो जयंती मना रहे हैं, इसके अलावे आज जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग हम लोग दूसरे अपने हिंदू धर्म में ही, अपने सनातन धर्म में ही अलग अलग जातियों में बटे हुए अलग अलग लोग, जाति लोग अपनी कुछ पार्टी फंक्शन करते रहते हैं। इससे हम लोग में टूट की भावना होती है। हम लोग सीधे नाम से अगर संबोधित करना शुरू करें किसी को तो हम लोग में एकता बनेगी। वो कैसे है कि अगर हम कहीं गिरी जी कहते हैं, तिवारी जी कहते हैं, सिंह जी कहते हैं, दुबे जी कहते हैं या किसी कोई और टाइटल से पुकारते हैं, उससे समाज में पता चलता है कि वो अलग हैं। वो हिंदू है लेकिन वो अलग है। एकजुटता अगर बनानी है तो मेरा अपना मानना है कि आप आज से ही टाइटल से, किन्हीं को टाइटल से संबोधित करना बंद करें, नाम से पुकारें। अगर बहुत क्लोज है तो भैया कहें, भाई कहें, दोस्त कहें, जो कह सकते हैं, लेकिन उनका जो टाइटल है वो समाज में आप उच्चारित करते हैं तो लगता है कि वो कहीं कोई दूसरे लोग हैं, आपसे वो अलग है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो अगर हम लोग अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आज से ही हम लोग टाइटल से पुकारना बंद करें लोगों को। ये अच्छे, मेरा अपना ये मानना होगा, ये बहुत जरूरी है हम लोग एकजुट होने के लिए। मुस्लिमों में आप देखेंगे कि उन लोगों को बहुत लोग टाइटल से लोग नहीं बुलाते हैं, उनका नाम ही रहता है। तो हम लोग नाम से बुलाएं या कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन से संबोधित करें। यही मेरा कहना है। तो अभी वक्ता है, बहुत शुभ मौका है और धन्यवाद इनके लिए, हमारे भाई लोगों का और हमारे पुरुषोत्तम जी का भी और आप सभी का कि आप मुझे बोलने का मौका दिया, आप मेरी बातों को आपने सुना। जी धन्यवाद। वरिष्ठ अतिथि लोग श्री जी, डॉक्टर चंडीगढ़ जी, पुरुषोत्तम जी और हमारे ज्योतिषाचार्य और सभी अतिथिगण इस सभागार के इस समय के लिए सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और आपने इस सभागार में आने का, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे गिरीश जी, डॉक्टर आर डी मिश्रा वाजपेयी जी के विषय में आज बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज गीता जयंती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। हम सभी के सामने अपने देखे हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश रत्न से सम्मानित हैं और देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका भी आज जन्म दिवस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज दिवस मानी जाएगी। ये हमारे सौभाग्य की बात है, आज हम सभी यहाँ पर इन महाभूतों के जयंती पर उपस्थित हैं। अभी आदरणीय वक्ताओं ने जो हमारे जो बात कही पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बारे में, तो आज मैं एक चीज अपने पंडित मोहन मालवीय जी 1961 में जो जन्मे थे वो क्षेत्र प्रयागराज का ही था। 1861 में, क्षमा करें, 1861 में 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में उनकी जन्म हुई थी। 5 वर्ष की आयु से ही संस्कृत की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था। जो हमारे समाज से, हमारे हिंदुत्व की समाज से, हिंदू समाज से संस्कृत की भाषा का लोप होता जा रहा है। मैं उस पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि संस्कृत का लोप होता जा रहा है। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही संस्कृत की शिक्षा का प्रारंभ किया था। पहले अमूमन हम सभी भी 5-7 साल के उम्र के रहे थे, उस समय पढ़ाई के लिए जो है ना स्कूलों में दाखिला कराया जाता था। आज तो 4-5 साल के बच्चे को भी डाल दिया जाता है। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी उन्होंने शिक्षा दी। प्रथम काल में वो शिक्षक भी रहे हैं, शिक्षक की नौकरी भी की पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और वो मध्य प्रदेश के उनके पूर्वज जो हैं मालवा के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के साथ मालवीय लगा था। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उनके पैतृक वो रहा था, उनका गांव, जिसके कारण उनको मालवीय का टाइटल लगा था। उन्होंने भिक्षाटन करके पूरे देश। नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा आपको मालूम ही होगा कि आज हम लोग भारत के 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। साथ ही जंजाल उपन्यास का लोकार्पण भी आज हुआ है। मैंने पढ़ा जंजाल, थोड़ा सा पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा है। जैसा आपके हाथ में भी जंजाल पुस्तिका आई होगी, अगर नहीं आई तो आप ले लीजिए। इनके लेखक है श्री सुरेश दत्त मिश्र, और बहुत गर्व की बात है, बुजुर्ग हैं, 85 इयर्स के हैं, 85 वर्ष के हैं। और हमारे मित्र श्री राकेश दत्त मिश्र के पिताजी हैं। और इनका जीवन परिचय जो मैं पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि ये उप निदेशक राजभाषा से रिटायर हुए हैं। काफी विद्वान व्यक्ति हैं। और इनकी जीवनी में है, इनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश दत्त मिश्र हैं। इनका जन्म स्थान श्यामानंदपुर टेकारी, जिला गया, राज्य बिहार है। इन्होंने शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय एवं मगध विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं। इनका इंटरेस्ट जो रहा है, अभिरुचि जो रही है, लेखन, अनुवाद, पर्यटन, मैत्री एवं संगठन के क्षेत्र में है। अनुभव इनका राजभाषा विभाग है। बिहार सरकार में 37 वर्षों तक का इनका कार्य करने का अनुभव रहा है। इनके संबंध में कुछ उल्लेखनीय बातें हैं कि भाषा, साहित्य, इतिहास, कला एवं संस्कृति के प्रति धर्मतः समर्पित, आस्थावान, सहज, विश्वासी और सीमातीत आंदोलनी, आजीविका हेतु
किशोर अवस्था से ही संघर्षशील मिट्टी के गंध से पवित्र, विनय से उन्नत और मर्यादा से संपूरित रहे हैं। इनका लक्ष्य अलक्षणीय रहा है। लक्ष्य की दिशा में क्षण क्षण प्रति क्षण चरायवती के जावक व्यापक धावक इकला चलो रे स्वभावी सहज विरोधी कुशल चित्त एवं मागधी के पुंसक स्वामी ये रहे। इनका जो प्रार्थना में मैंने पढ़ा शॉर्ट में, जंजाल है क्या, मैं इनकी लेखनी को दो शब्द में पढ़कर सुना देता हूँ। लाभ हानि जय पराजय उत्थान पतन के जंजाल में जकड़ा जीवन का सामना प्रत्येक के जीवन में होता है। मनुष्य उसी के बीच से जीने का मार्ग बनाता है। जैसे भीड़ में फंसा आदमी अपने निकलने का मार्ग स्वयं निकाल लेता है, कभी कभी किसी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, कभी स्वयं ही निकलने में सफल होता है, पर जीवन का जंजाल सामने आता रहता है। इसी से आदमी की पहचान होती है और व्यक्तित्व निखरता है। जीवन में सफल प्रत्येक मनुष्य को जंजाल का सामना करना पड़ता है, कभी प्राकृतिक जंजाल, कभी पारिवारिक जंजाल यथा कलह, निंदा, झगड़ा इत्यादि। प्राकृतिक जंजाल बाढ़, सुखाड़, धूप, ठंड आदि। सामाजिक जंजाल रोग, शादी विवाह, मृत्यु आदि। कभी कभी मामला मुकदमा, दंगा फसाद। जहाँ आदमी समूह में रहता है तो सामूहिक जंजाल का भी सामना होता है। कहा जाता है कि जहाँ अनेक बर्तन रहते हैं वहाँ टकराव और ध्वनि प्रकट होती ही है। सबसे निपटकर वृद्ध होते होते आदमी अनुभव का भंडार बन जाता है और परिवार के लोगों को पग पग आसन, कठिनाई और विपत्ति आदि से सावधान कराता रहता है। यही उसके जीवन का मार्ग भी है, जीने का साधन भी है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपने 85 वर्ष की उम्र में जो अनुभव इन्होंने प्राप्त किया, जो अनुभव के जो भंडार हुए, आज अपने अनुभव से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम जंजाल है, जो आज लोकार्पित हुआ है। वास्तव में हम लोग उसी जंजाल रूपी जीवन में जी रहे हैं और जंजाल को तोड़ते हुए, जाल को काटते हुए नित्य प्रतिदिन हम लोग अपने मार्ग पर प्रशस्त हैं और जीवन के अंतिम क्षणों तक हम लोग प्रयास करेंगे कि अपना जो हमारा मंजिल है वहां तक पहुंच पाए। अब मैं एक पत्रिका डॉक्टर दत्त मिश्र जी की छपती है दिव्य रश्मि, उससे आप भी भली भांति परिचित होंगे। ये अपने आप में बहुत अनूठी पत्रिका है। इस तरह की पत्रिकाएं हमारे बिहार में शायद ही कहीं छपती है। एक अखंड ज्योति छपती थी, अभी मैं नहीं देखता, पहले शायद छपती भी होगी। उसके बाद ये दिव्य रश्मि पत्रिका का मैं महत्वपूर्ण स्थान देता हूँ। आज के जो अवसर है उस अवसर से संबंधित इन्होंने अपनी पत्रिका में बहुत अच्छा संकलन किया है। इनकी पत्रिका में आलेख है पेज नंबर 7 पर, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भाषण। और ये आपका एक बहुत अच्छा है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चुंबकीय भाषण। बहुत अच्छी पत्रिका है। वाजपेयी जी की कविताएं हैं, धर्म से संबंधित इनका बात है। जैसे हमारे और जो हमारे अतिथि गण उन्होंने बताया कि धर्म, संस्कृति, संस्कार, भाषा, ये सब हम लोग को सीखने की जरूरत है। हम लोग सीखेंगे किससे? अपने बड़ों से, और अपने जो महान विभूतियां जन्म हुए हैं और होते रहेंगे हमारे देश में, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। लेकिन मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक ही बता देना चाहता हूँ, हिंदू शब्द तब से आया है जब मुसलमानों का यहाँ पैदाइश भी नहीं हुआ था। ऋग्वेद के 8वें आयाम में, ऋग्वेद के 8वें आयाम बृहस्पति आयाम में लिखा हुआ है, हीनम च दुष्टे इति हिंदू। जो अपनी दुर्बलता का त्याग करता है वही हिंदू है। जब ऋग्वेद में हिंदू शब्द की व्याख्या है तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि हिंदू शब्द विधर्मियों का दिया हुआ है। एक्चुअली जब सो कॉल्ड आजादी मिली तो कांग्रेस ने और वामपंथियों ने एक काम किया। उन लोगों ने आपस में दो चीजों को बांट लिया। कांग्रेसियों को कहा कि हम सत्ता संभालेंगे और वामपंथियों को कहा गया कि तुम इतिहास लिखो। इसीलिए सारा का सारा इतिहास झूठा लिखा गया, भारत के लोगों को दबा कर लिखाया गया। जैसे मैंने एक सीरीज चलाई थी अपने पत्रिका में, झूठा इतिहास, और हमने सब इतिहास के चीजों को काटा था। जैसे इतिहास में आप लोग भी पढ़े होंगे, पढ़ाया गया था कि सिकंदर ने पुरु को
अभी आप डॉक्टर आर.डी. मिश्र जी की जो श्री भाषण से लाभान्वित हो रहे थे, उनके वाक्वानों से आप निश्चित रूप से मर्माहत नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि आप प्रेरित हुए होंगे और इसका प्रभाव कुछ न कुछ आपके ऊपर पड़ा होगा, पड़ना भी चाहिए। और इसी लक्ष्य को रखते हुए आर.डी. मिश्र जी ने आप सबको संबोधित किया। अब समय आ चला है कुछ लोगों को सम्मानित करने का, और ये कार्य मैं सोचता हूँ कि जितने भी हमारे कार्यक्रम हो उसमें कुछ न कुछ लोगों को मैं हमेशा सम्मानित करूं, ताकि जो उनका समाज के प्रति दायित्व है वो करते रहें और प्रतिबद्धता उनकी बनी रहे। और दूसरा लक्ष्य ये होता है कि जिन लोगों को मैं सम्मानित करता हूं उनको देखकर जो हमारे बीच और अन्य व्यक्ति हैं वो भी प्रेरित हों कि समाज के प्रति उनका भी कुछ दायित्व बनता है, वो भी उस दायित्व का निर्वहन करें, ताकि हमें उनका भी सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो। तो अब आपके बीच मैं कुछ समाज के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान करूंगा और मैं उनका सादर आमंत्रण दूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है समाज में वह होती है गुरु की। गुरु के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे बीच श्री एस.के. पांडे जी हैं, जो बहुत अच्छे विद्यालय का संचालन करते हैं और समाज के प्रति इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लोग परेशान थे लॉकडाउन में सिर्फ इस बात को लेकर कि स्कूल बंद है, और उनके पास बार बार अभिभावकों के पास मैसेज आ रहा है कि आप स्कूल का फी जमा करें, अन्यथा नाम कट जाएगा या इस तरह की बातें होंगी, कुछ असुविधा की बातें भी थी। निसंदेह लॉकडाउन सबके लिए असहज रहा और उससे वंचित विद्यालय वाले भी नहीं रहे। अभी भी जो है उनकी स्थितियां अनुकूल नहीं हुई है। फिर भी जो मुझे इनसे जानकारी मिली थी डॉक्टर एस.के. पांडे जी से, वो बहुत ही सराहनीय रहा कि खुद इन्होंने अभिभावकों को अपनी तरफ से काफी सुविधा दी, काफी रियायत दी और फीस बहुत लोगों का माफ कर दिया। तो इनके लिए एक तालियां बजती है और मैं चाहूंगा कि वो हमारे मंच के पास आए और हमें उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्रदान करें। मैं माननीय आर.डी. मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और डॉक्टर एस.के. पांडे जी को आप और प्रेम शंकर जी आप दोनों मिलकर उन्हें सम्मानित करें। आज भगवान होना जरूरी है। इसके बाद चूंकि समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है पंच की, वो भी काफी पूजनीय होते हैं और मैं समझता हूं कि न्याय जो है बिना अधिवक्ताओं की सहायता के बगैर नहीं मिल सकता। तो हमारे बीच एक अधिवक्ता हैं श्याम किशोर जी। वो सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं बल्कि समाज सेवक भी हैं, क्योंकि
समाज सेवा का उद्देश्य रखते हुए कई बार अपने वो मुवक्किलों को निःशुल्क सेवा भी प्रदान करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा श्याम किशोर जी को कि वे मंच तक आए और कुछ जरूरी काम से भी अच्छा ठीक है। उसके बाद समाज का एक तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार, प्रेस, मीडिया। बहुत तरह के नाम हैं और भूमिका भी इनकी अब जो है काफी अलग अलग प्रकार की हो गई है। और आज जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पुनः आपके बीच ये बताना चाहूंगा कि आज हम पत्रकारों के लिए ये गौरव का दिन है, क्योंकि आज दिन दो विभूतियों की जयंती हम मना रहे हैं, वह दोनों पत्रकार रहे हैं। इसलिए हम अपने पत्रकार भाइयों का भी सम्मान करना चाहेंगे। उसमें पहला नाम चंद्रकांत मिश्र जी का है। इनकी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रही